है क्या? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर कौन होता है? जो प्राइस पे नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, जिसने प्राइस पे नहीं किया है, और दूसरा कंडीशनल। मिस पेमेंट जो किया था कंडीशनल पेमेंट था। तो आप पूछेंगे सर कंडीशनल पेमेंट होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, चेक दिया है, और यह जो डॉक्यूमेंट है यह डिजॉनर हो गया है। तो although conditional payment has been made, but due to dishonor of such check, क्या हो जाएगा? वो जो सेलर है अनपेड सेलर हो जाएगा। अब अनपेड सेलर दो बातें करिए, अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट द बायर। तो गुड्स पे क्या क्या हक हो सकता है अनपेड सेलर का, उसके बारे में बात कर रहा है। एंड दूसरा बात कर रहा है अगेंस्ट द बायर, मिस बायर के अगेंस्ट में क्या राइट्स हो सकता है। तो अगेंस्ट गुड्स, तो दो बातें बोल रही है अगेंस्ट गुड्स। पहली बात, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर। ऐसा संभावना हो सकता है जो बायर के पास, प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है बायर के पास चला गया है। पास ऑन हो गया है। एंड दूसरा नॉट पास ऑन। जब पास ऑन हो जाता है प्रॉपर्टी इन गुड्स तो क्या होगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन करने का मतलब पोजीशन कभी ट्रांसफर हो जाना है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर। Yes, sir. नो सर, नो मैडम। No, sir. Document of title. Yes, sir. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी नहीं होता है। कहाँ सो गए आप लोग? एक कल ही तो बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी इन गुड्स बताता है ओनरशिप, नॉट द पोजेशन। कहाँ खो गए आप लोग? क्या बताता है? ओनरशिप। Ownership. इतनी जल्दी भूल गए, जो इतनी फोकस पॉइंट है। क्यों मैं एक बात को चार बार बोलता हूँ? यही वजह है, मैं जानता हूँ टेक्निकल चीजें हैं। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स डजंट मीन पोजेशन, डजंट मीन डिलीवरी, इट मीन्स ओनली ओनरशिप और जनरल ओनरशिप। ठीक है, स्पेशल ओनरशिप भी होता है, स्पेशल राइट्स भी होता है। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, मीन्स ओनरशिप पास हो गया। पोजेशन, पोजेशन, अरे बोलिए, पोजेशन, बच्चे बोलिए बोलिए, पोजेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। इतना टाइम लग गया बोलने में। पोजीशन जब ट्रांसफर नहीं हुआ है तभी दो बातें आ सकती है, लीन की बातें आ सकती है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात आ सकती है। एंड रीसेल, रीसेल तो आप लोग क्या बोले हनी? कुछ बोल रहे थे, क्या बोले? फिर से बोलिए, आवाज मुझे नहीं समझ में आई। हनी, कुछ कह रहे थे क्या? तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे अगेंस्ट द गुड्स। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। पोजेशन का ट्रांसफर होना अभी भी बाकी है। तो पोजेशन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट क्या होगा? राइट ऑफ लीन।
राइट ऑफ लीन क्या होता है? उस राइट ऑफ लीन करने का मतलब उस पे अधिकार का होना, किसी भी ढंग का अधिकार का होना। राइट ऑफ लीन मतलब अनपेड सेलर को उस गुड्स के ऊपर ऑल द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, पोजीशन किसके पास? अभी भी अनपेड सेलर के पास है। तो उस पोजीशन ऑफ गुड्स जब अनपेड सेलर के पास है तो राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। और राइट ऑफ लीन कहने का मतलब जो वो अपने हिसाब से उस गुड्स को डिस्पोजल कर सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ओनरशिप ट्रांसफर का, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए हमने कुरियर एजेंसी वाले को या ट्रांसपोर्ट एजेंसी को गुड्स को ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया, ट्रक में लोड हो गई गुड्स और चलता बना। लेकिन जब माल मुजफ्फरपुर से लुधियाना पहुंचा या लुधियाना से समझिए लखनऊ पहुंचा तो आपका चेक डिजनर हो गया। मीन्स सेलर को मालूम चल गया जो पेमेंट जो आया था वह डिजनर हो गया। तो क्या करेगा? लखनऊ में ही ट्रक को रोक देगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बोलेगा या तो तुम वापस चल और नहीं तो रुक, हम दूसरा पार्टी अरेंज करते हैं, वहां डिलीवरी दे। बात समझ में आई? तो राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स माल चला, रास्ते में चेक का डिजनर हो गया या कुछ ऐसा लगा इसको अनपेड सेलर को जो उनको पेमेंट नहीं आना है, तो वो क्या करेंगे? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसके बाद है रीसेल। सिंपल बात है, रीसेल मिस प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया मतलब सेल हुआ। अनपेड सेलर बन गया हो तो उसको राइट ऑफ लीन आ गया, सॉरी रीसेल का राइट आ गया, उस गुड्स को बेच देगा, किसी को भी बेच देगा। तो पहली बात पुनः मैं रिवाइंड कर रहा हूं, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो गया था। दूसरी बात, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं हुआ है, बस सेल नहीं हुआ है, सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां पे विथ होल्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी को होल्ड कर लेंगे, माल को डिलीवर ही नहीं करेंगे। राइट ऑफ लीन हो जाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा एंड रीसेल हो जाएगा। सारी बातें आई, एक बात बन गई विथ होल्डिंग डिलीवरी। आगे आते हैं, ये था गुड्स के, गुड्स पे राइट बन रहा था, अब राइट बनेगा अगेंस्ट द बायर। अगर हमने गुड्स को बेच दिया है मींस प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया है तो हम मतलब अनपेड सेलर, हम अपने आप को मान रहे हैं अनपेड सेलर और आप लोग बायर हैं, तो हम आपके ऊपर करेंगे सूट फॉर प्राइस। ऑल्दो मेरे पास पोजीशन पड़ा हुआ है आपके गुड्स का, बट मेरे को पैसा चाहिए, आपका गुड्स आप ले जाइए। मेरे गोडाउन में जगह लेके बैठा हुआ है, गोडाउन का किराया भी वसूलेंगे साथ में आपसे हम, और उससे अलावा और भी खर्चा भी करेंगे आपसे हम। हमको कोई मीन्स हम स्टाफ रखे हैं वहां पे गोडाउन में 5 गो, तो सूट फॉर डैमेज भी करेंगे प्लस सूट फॉर इंटरेस्ट भी करेंगे। सर इंटरेस्ट किस बात का? अरे भैया पैसा, हम माल तो बेच चुके हैं, अब उस माल को तो दूसरे को बेच भी नहीं सकते, तो वो जो मेरा 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है उस पर ब्याज नहीं देंगे आप? पैसा अगर आप दे दिए रहते तो बैंक में हम डाल देते तो हमको ब्याज नहीं मिलता। तो अगेंस्ट द बायर, तो सूट फॉर प्राइस करेंगे, सूट फॉर डैमेज करेंगे, प्राइस डी इंटरेस्ट पीडीआई, क्या करेंगे? पीडीआई करेंगे। किसके ऊपर? बायर के ऊपर। और इधर करेंगे एलएसआर। अनपेड सेलर को दो अगेंस्ट द गुड्स एलएसआर एंड बायर के ऊपर पीडीआई। अब बढ़ते हैं आगे, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अनपेड सेलर कौन होता है इसको बताने का कोशिश किया है। अनपेड सेलर किसको कहते हैं? सेक्शन 45 कुछ कहना चाहता है आपसे। पहला बात, सेक्शन 45 कहता है प्राइस के बारे में, कहता है, बोलता है होल ऑफ द प्राइस,
हैज नॉट बीन पेड, जहां पे सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शंस। और फिर बोलता है जब बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बीआर, चेक होता है, एंड प्रोमिजरी नोट होता है। एज ए कंडीशनल पेमेंट, एंड कंडीशन जो था फुलफिल नहीं हुआ बाय रीजन ऑफ डिजोनर, तो इस केस में अनपेड सेलर हो गया। तो अनपेड सेलर को राइट अभी हम लोगों ने पढ़ा, अनपेड सेलर कौन होता है। यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा है, एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर 50,000, वाई पेड 40,000, बट इट फेल्स टू पे द बैलेंस, एक्स इज एन अनपेड सेलर। मींस 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 10,000 के लिए अनपेड सेलर है वो। And P sold some goods to R for 60,000 and received a check for full price on presentment, check डिजॉनर, कंडीशनल पेमेंट था, यहाँ भी अनपेड सेलर हो गया। ऐसे तो मैं चैप्टर खत्म कर चुका हूं, सारी बातें बता चुका हूं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बट पुनः डिटेल में बात करते हैं। अनपेड सेलर राइट, प्रॉपर्टी इन गुड्स जब पास ऑन हो गया है तो अनपेड सेलर के पास बाय इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ राइट ऑफ लीन होता है, जब पोजीशंस में होता है, और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इन नॉर्मल कंडीशंस में है, तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। तो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसको मालूम चल गया जो अब तो पैसा आना नहीं है, और आना भी है तो 60-40-30 के रेशियो में आना है, और कब आना है वो तय नहीं है। या चेक डिजोनर हो गया तो राइट ऑफ स्टॉपिंग जो है सो चालू हो जाएगा। लीन स्टार्ट होता है जब पोजीशंस में हो, इंसॉल्वेंसी वाले केस में राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, और राइट ऑफ रीसेल स्टार्ट हो जाता है। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स कब, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो गया एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास हुआ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी इन गुड्स पास होने से और नॉट पास होने से। जब पास हो गया है तो क्या था, लीन था, स्टॉपेज था, और रीसेल था, एलएसआर था। जब पास ऑन नहीं हुआ है तो एक एक्स्ट्रा था विथ होल्डिंग। सेलर लीन के बारे में बात कर रहे हैं। अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन पोजिशन ऑफ देम, रिटेन करने का। तो लीन रिटेन करने का, पोजिशन ऑफ देम until पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस। जब हम माल इस कंडीशन पे बेचते हैं, क्रेडिट कंडीशन पे बेचते हैं, तो उस केस में राइट ऑफ लीन स्टार्ट नहीं होगा। जब हम विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट बेचते, मतलब हम कैश में माल बेच रहे हैं, इस उम्मीद में माल बेच रहे हैं जो हम माल बेचेंगे और पैसा आ जाएगा, और पैसा नहीं आता है तो हम अनपेड सेलर हो गए। तो वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशंस एज टू क्रेडिट,
और हम सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है। जनरली ट्रेड में 25 डेज, 15 डेज, 30 डेज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड, क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है। बिजनेस की वह कस्टम होता है, ट्रेड होता है। एंड जब बायर बंदा जो है मेरा वह इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेलर का लीन कब चालू होगा? सेक्शन 47 बोलता है। सेक्शन 47 सेलर्स लीन कहने का मतलब रिटेन पोजेशंस मींस जो पोजेशंस आपके पास है उसको रिटेन बनाए रखिए। मींस कानूनन अधिकार बन गया तो है, बट एज ए अनपेड सेलर आप उस गुड्स को रिटेन कीजिए। कब कब? जब आपने विदाउट स्टिपुलेशन एज क्रेडिट बेचा था, मतलब इस उम्मीद में माल बेचा था कि माल बेचते ही पैसा आ जाएगा। दूसरी बात, क्रेडिट पीरियड आपने जो दिया था 30 दिन का, 25 दिन का, 20 दिन का, वह एक्सपायर कर गया है और सामने वाला बंदा जिसको आपने बेचा है वह इंसॉल्वेंट कर गया है, तो राइट ऑफ लीन स्टार्ट। अब राइट ऑफ लीन में एक बात बोल है, पार्ट डिलीवरी में गुड्स का डिलीवरी फुल में नहीं हुआ, पार्ट में हुआ है और अनपेड सेलर है, तो क्या करेगा? राइट ऑफ लीन ऑन द रिवेंडर। रिवेंडर मतलब बाकी का बचा जो माल है उसको रोक लेगा, अनलेस जब तक कि पेमेंट नहीं आता है। तो सेलर लीन के बारे में देख रहे थे। टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन जो है सो कब समाप्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है? टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन कब टर्मिनेट करता है? जब अनपेड सेलर of good loses his lien thereon when he delivers the goods। जब दुकानदार माल खरीदने के बाद अपने क्रेता को, अपने खरीदार को माल डिलीवर कर देता है। कैसे कर सकता है वो? या तो कैरियर को दे देता है, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे देता है या कुरियर एजेंसी को दे देता है, और किसी अदर एक बंदे को हाथ में थमाता है, जाओ तो वहां पे डिलीवरी दे दे बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले को देता है, बोलता है देख जब तक पैसा नहीं मिलेगा गुड्स को डिलीवरी नहीं देना। इमेजिन क्या बोल के भेजता है अपने बंदे को, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले बोल के भेजता है, जा देना, सीओडी है, पैसा लेना, नहीं तो मत देना, वापस लेके आ जाना मेरे पास। तो टर्मिनेशन ऑफ लीन समाप्त हो जाएगा इमेजिन वाले का कब? जब वो डिलीवर्स कर देगा कुरियर को। लेकिन वहां पे ये देखना, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। बट इस केस में हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस केस में राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड जो है सो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पास हो। एंड व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशंस ऑफ द गुड्स, दोनों किस्से में क्या है? सेलर के पास से पोजीशंस चला गया है, तो राइट ऑफ लीन टर्मिनेट कर गया है। तो अभी तक हमने और आपने यही सीखा, जो राइट ऑफ लीन तभी हो सकता है जब पोजीशंस ऑफ गुड्स किसके पास हो? अनपेड सेलर के पास। एंड बाय वेवर, अनपेड सेलर ने वेव कर दिया कंडीशंस को, बोला ठीक है भाई, हम अपनी जो राइट दे रहा था सेक्शन 45 उसको अवेल नहीं करें। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन, ऑल्दो देखदा के आए हैं, पुनः देखते हैं। कब कर सकते हैं? विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज क्रेडिट ऑन कैश सेल, लिख दिया आगे बढ़ के, बोल दिया अगर हम कैश सेल करते हैं तो राइट ऑफ लीन हमें तुरंत आ जाता है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया और इंसॉल्वेंट हो गया। एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं। टर्मिनेशन ऑफ लीन्स के बारे में भी बता दिया, ये एनालिसिस कर रहा है। एक एक्सेप्शन और एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। The unpaid seller of the goods having a lien thereon doesn't lose his lien by reason only that he has obtained a degree or price of goods। कहने का मतलब अनपेड सेलर जो है सो राइट ऑफ लीन लूज नहीं कर जाता है अगर उसने केस सूट फाइल किया है
और डिग्री उसके अगेंस्ट में मिला है फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स। जब तक प्राइस नहीं मिला, डिग्री मिला है, प्राइस तो नहीं मिला, और प्राइस मिलेगा तो ही ना हम राइट ऑफ लीन समाप्त होगा। अब एग्जाम्पल बोल रहा है, ए क्या करता है, एक ए क्या करता है, अपनी कार को बेचता है बी को, एंड डिलीवर कर देता है सेम टू द रेलवेज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। रेलवे कंपनी को दे देता है, जा बी को दे दे। A railway receipt was taken in the name of B and sent to B. Now A cannot exercise of right of lien, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट था बी के नाम में ही लिया गया। राइट ऑफ लीन खत्म जब होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज चालू होता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स गुड्स को जब आपने पार्टेड कर दिया, पार्टेड करने का मतलब होता है आपके पास पोजीशंस आपसे दूर चला गया। पार्टेड विथ पोजीशंस ऑफ द गुड्स, उस केस में है द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट। रिज्यूम करेगा पोजीशंस कौन, अनपेड सेलर। कब तक, जब तक इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट गुड्स है। पहला तो क्या है, राइट ऑफ लीन मिस पोजीशंस में गुड्स है, उसी वक्त उसको रिटेन करो, डिलीवरी मत कराओ। दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज आ रहा है, राइट ऑफ स्टॉपेज में जब गुड्स ट्रांजिट में है तो उस वक्त हम रिज्यूम करेंगे पोजीशंस। क्या करेंगे, पोजीशंस को रिज्यूम करेंगे। रिटेन एंड रिज्यूम, लीन में रिटेन होता है एंड स्टॉपेज वाले में रिज्यूम पोजीशंस होता है। अब ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या हो सकता है, उसी बात को दोहरानी होगी। माल चला लुधियाना से मुजफ्फरपुर, रास्ते में है, कितना टाइम लगेगा, लखनऊ में है, तो गुड्स आर deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to the carrier। जी लुधियाना से माल चला मुजफ्फरपुर को, तो जिस वक्त लुधियाना में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दिया गया या किसी अदर वैली को दिया गया for transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery. So this is called as durations of transit. Means right of stoppage in transit कब से लागू हो सकता है, जब हम दिए कुरियर वाले को या ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, और तब जब तक वह माल डिलीवर नहीं कर दिया है कस्टमर। और अगर बायर और agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destinations, तो उस केस में ट्रांजिट इज एट एंड। कभी कभी क्या होता है, माल लुधियाना से चला, कहां चला, मुजफ्फरपुर को लिए, लेकिन बीच में ही बायर जो है वह बात करके लखनऊ में ही वो डिलीवरी ले लेता है गुड्स को। वहां भी उसका गोडाउन है और इमरजेंसी था, कुछ रिक्वायरमेंट था, वहीं ले लेता है। बिफोर देयर अराइवल एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशंस मींस माल मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से पहले ही माल लखनऊ में ट्रांजिट एंड कर जाएगा अगर बायर ऑब्टेन्स कर लेता है डिलीवरी। तो पहला जहां से चला और जो अपॉइंटेड डेस्टिनेशन है जहां पे डिलीवरी लेना है बायर का, वो हो गया। दूसरा जहां से चला और जहां पे बायर ने जो डेस्टिनेशन था उससे पहले डिलीवरी ले लिया, तो जहां पे डिलीवरी ले लिया वह जगह पे ट्रांजिट जो है सो एंड कर जाएगा। इसके बाद बोलता है गुड्स अराइव कर गया कहां पे, अपॉइंटेड डेस्टिनेशंस पे, और जो कैरियर है और अदर बेली है, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो फोन करता है। अक्सर ऐसा होता है जब माल आता है मुजफ्फरपुर तो फोन किया जाता है, भैया सर आपका माल आ गया है, भेज दूं या किसी को भेजेंगे।
Bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf. He holds the goods on his behalf and continues in possession of them as bailey for the buyer. और जब आपको फोन करता है, बोलता है भैया माल ले जाइए, और अब माल मेरे पास आ गया है, वह एक्नॉलेज कर लेता है आपके लिए, तो देन ट्रांजिट खत्म हो गया, क्योंकि आपसे कांटेक्ट कर लिया हो, तो यहाँ पे जो सो राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म हो गया। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, सिंपल सी बात है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज कहाँ भैया, अब तो बायर लेने से मना कर दिया ना। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड वह जो है सो गुड्स किसके पोजीशंस में है, कैरियर एजेंसी के हैं। When goods are delivered to a ship, जब जहाज को चार्टर्ड बाय द बायर, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर्ड बाय द बायर, मींस पूरी की पूरी शिप जो है सो वह बायर के द्वारा बुकिंग कराई गई है और उसको डिलीवर कर दिया जाता है, तो क्या मींस स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस पे लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि शिप तो सेलर के कंट्रोल में है ही नहीं। तो यहाँ पे बोला इट इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस whether they are in possession of the master as a carrier or as agent of the buyer। तो वो जो गुड्स किसके पोजीशंस में है, ऑफ द मास्टर एज ए कैरियर और एज एजेंट ऑफ द बायर। वह जो चार्टर्ड शिप है, वो जो चार्टर्ड शिप है उसका जो मास्टर है क्या है, एज ए कैरियर है, मिस वो एक शिप जैसा शिप का मालिक है या शिप का कप्तान है या वह बायर का एजेंट है, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर वह बायर का एजेंट है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा, अगर मास्टर एज ए कैरियर है तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हैं। वेयर द कैरियर और बेली wrongfully refuse to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, this transit is deemed to be ended। ट्रांजिट कब तक भैया, माल पहुंच गया है, आप डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तो अब तो गुड्स ट्रांजिट में है नहीं, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाली कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे तो कुरियर रॉन्गफुली जो है देने से मना कर रहा है। And where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give possessions of the whole of the goods। तो ये कह रहा है पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स दिया गया है और रिमाइंडर का भी देना बाकी है और रास्ते में है, तो रिमाइंडर में भी स्टॉप इन ट्रांजिट, उसको रोका जा सकता है स्टॉप इन ट्रांजिट अनलेस सच पास डिलीवरी जो है सो वह ऐसा परिस्थिति सर्कमस्टांसेस है टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अप पोजीशंस ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। जब वो होल ऑफ द गुड्स का पोजीशंस गिव अप कर रहा है, इन दैट कंडीशंस स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला जो बात है वह खत्म हो जाएगा, एंड कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अब पूछ रहा है ट्रांजिट कैसे, हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे इफेक्ट होता है, तो अनपेड सेलर क्या करेगा, एक्चुअल पोजीशंस टेक कर लेगा, रिज्यूम पोजीशंस या नोटिस दे देगा। When notice of stoppage in transit is given by the seller to a carrier or other well in possessions of the goods, he shall re-deliver the goods according to the directions of the seller। मीन्स माल चला लुधियाना से मुजफ्फरपुर और अनपेड सेलर बोलता है आप मुजफ्फरपुर माल मत ले जाओ, आप जो है सो पटना में जाके इस पार्टी को माल डिलीवर कर दो। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मीन्स जिसको देना था उसको ना देके किसी और को डिलीवरी दिलाना।
यहाँ पे मीनिंग को थोड़ा सा समझते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की मीनिंग। ये बोलता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स। हम लोग भी कुछ ऐसा ही समझ रहे थे, क्या आप भी ऐसा ही समझ रहे थे? राइट ऑफ स्टॉप, जब गुड्स ट्रांजिट में है, रिगेन द पोजीशंस एंड रिटेन देम अंटिल फुल प्राइस इज पेड। लेकिन ये एक्सरसाइज होगा ओनली फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड। अनपेड है, सेलर जो है सो अनपेड है और वह पोजीशन छोड़ चुका है, पार्टेड विद द पोजीशंस ऑफ द गुड्स, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। एग्जाम्पल बोलता है बी क्या करता है, बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई। बी बायर है और ए जो है सो सेलर है। A consigns and forwards the goods to B. On arrival at the Delhi, they are taken to B warehouse and left there. And बाद में B जो है सो buyer refused to take these goods and stop payment. The goods are in transit. अभी भी transit, although B के गोडाउन में है, but कहा जाएगा in transit and unpaid seller can take back them back. Because पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है एंड डायरेक्टली गुड्स अराइवल पे जो है सो बी के वेयर हाउस में पहुंचा दिया गया था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या हो सकता है? द गुड्स आर डीम्ड टू बी द इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम डिलीवरी, जहां से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर वेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that takes delivery। यहाँ पे क्या था, वो डिलीवरी नहीं लिया, बी के वेयर हाउस में तो डाल दिया गया, बट रिफ्यूज टू टेक गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूज टू टेक गुड्स, मतलब ट्रांजिट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ऑल्दो बी के गोडाउन में चलाया, फिर भी सेलर जो है सो अनपेड सेलर उस गुड्स को वापस ट्रांजिट, इसको एनालिसिस कर रहा है, पढ़ चुके हैं फिर पढ़ते हैं। एनालिसिस मीन्स ट्रांजिट कब समाप्त हो जाता है? बायर डिलीवरी ले लेता है, बायर क्या करता है, डिलीवरी लेता है बिफोर द अराइवल, और कुरियर एजेंसी एक्नॉलेज कर लेता है जो आपके बिहाफ पे हम गुड्स रखे हैं, और कैरियर जो है रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है, या गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। गुड्स डिलीवर्ड हो जाता है टू द कैरियर हायर बाय द बायर। अगर आप ट्रक भेजते हैं और आपके ट्रक पे माल को लोड कर दिया जाता है तो आपका उस पर तो अधिकार है ना, सेलर को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। And where the part delivery of the goods has been made to the buyer, and there the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission। अगर पार्ट डिलीवरी हो चुका है, रिमाइंडर जो है सो क्या है, ट्रांजिट में है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, तो यहां भी रिमेनिंग गुड्स पे आपका स्टॉपेज नहीं लगेगा, इस ट्रांजिट एंड कर जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांजिट को कैसे इफेक्ट करना है, आप या तो पोजीशंस ले लेंगे, एक्चुअल पोजीशंस, या नोटिस दे देंगे। क्या करेंगे, एक्चुअल पोजीशंस लेंगे, नहीं तो नोटिस लेंगे। राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज में डिस्टिंक्शन समझते हैं। राइट ऑफ लीन में रिटेन पोजीशंस, राइट ऑफ स्टॉपेज में रिगेन पोजीशंस। रिटेन एंड रिगेन में फर्क है। राइट ऑफ लीन में सेलर के पोजीशंस में होता है,
सेलर गुड्स अंडर लीन, व्हाइल स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर क्या है, गुड्स को पार्ट कर चुका होता है, उसकी पोजीशंस में नहीं होता है। पोजीशंस किसका होता है, या तो कैरियर का होता है या बायर एक्वायर्ड नहीं किया पोजीशंस। राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट इट इज नॉट द केस विद द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो होता है बिगिंस करता है जहां पे राइट ऑफ लीन एंड्स करता है। बिल्कुल सही। हम जब तक पोजीशंस में है तो राइट ऑफ लीन है, हमने पोजीशन छोड़ दिया तो राइट ऑफ स्टॉपेज चालू हो गया। अब प्लेज के बारे में बोल रहा है, या तो सब सेल के बारे में बोल रहा है या प्लेज के बारे में बोल रहा है बायर। तो जो राइट ऑफ लीन होता है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स unless the seller has assented to it. This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better positions than his seller. Means first buyer. फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट बायर प्लेज कर रहा है, तो फर्स्ट बायर को ही मान लो अब पोजीशंस नहीं है या ओनरशिप नहीं है, तो सेकंड बायर को क्या देगा, कुछ नहीं देगा। हम पढ़ रहे थे न्यू डेट बोला, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। तो द राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड इफ द बायर हैज ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और प्लेज कर दिया है गुड्स को। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए क्या करता है, सोल्ड करता है सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई and the goods are handed over to the railways for transmission to B. In the meantime, B क्या करता है, सोल्ड कर देता है गुड्स को, अभी तक तो मिला भी नहीं है गुड्स, सोल्ड कर देता है टू सी फॉर कंसिडरेशंस, और बी जो है सो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ए कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिकॉज बी को अभी पोजीशंस नहीं मिला था और इंसॉल्वेंट हो गया। और हमने देखा है नियम बोलता है अगर जैसे ही मेरा बायर इंसॉल्वेंट करता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स मेरे को मिलता है, और मिलता है कानूनन मिलता है। ऑल्दो बीच में आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, बट वहां पे गुड्स इन ट्रांजिट है, तो जो एक्चुअल सेलर है, फर्स्ट सेलर है, वो उसके पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चला जाता है। बट बोल रहा है एक्सेप्शन भी बोल रहा है, बोलता है जब सेलर हैज असेंटेड टू द सेल। अब यहां पे ए बी को असेंट कर देता है, भाई तू बेच ले, बेच सकता है, उस केस में जो है सो राइट ऑफ जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वह खत्म हो जाएगा। और कब खत्म होगा ये बोल रहा है, जब सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशंस ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल को देखते हैं फिर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ए बोलता है इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कॉटन्स इन पोजीशंस ऑफ ए वारफिंगर टू बी and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customers. ए क्या करता है, इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो क्या बेचना है, कार्टन्स, किसके पोजीशंस में है, जो गोडाउन वाले के पोजीशंस में है, एंड एग्रीड विथ बी फॉर दैट प्राइस विल पे टू ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टमर। नाउ क्या करता है, बी उस गुड्स को सोल्ड करता है सी को, एंड सी डोनली पेड टू बी। तो ए ऑथराइज किया था बी को जो आप बेच दो, और बी ने बेच दिया, सी ने पैसा भी दे दिया बी को, बट एनी हाउ बी फेल टू मेक द पेमेंट टू ए, पैसा नहीं दिया। अब ए वांट चाह रहा है, ए चाह रहा है जो हम सी को डिलीवरी को रोक दे, राइट ऑफ लीन लगा दे यहाँ पे, एंड ऑर्डर द वारफिंगर नॉट टू मेक डिलीवरी टू सी, held that the seller has assented to the resale of the goods to by the buyer to the sub buyer. As a result, a right of lien is defeated. ये एक्सेप्शन है,
इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे। दूसरा बोल रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हमने ट्रांसफर कर दिया है बायर को, और बायर पुनः ट्रांसफर कर दिया है किसी और को इन गुड फेथ फॉर वैल्यू फॉर प्राइस। तो इस केस में इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल तो राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इज डिफीटेड। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से अगर गुड्स की ट्रांसफर हो गया है तो उस केस में गुड फेथ में ट्रांसफर हुआ है, फॉर प्राइस हुआ है, तो राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज जो है सो डिफीट कर जाता है। और लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेज। राइट ऑफ प्लेज एक कंडीशंस लगाया। प्लेजी कौन होता है? जिसको प्लेज किया गया है। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेस हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स इन फोर्स एंड बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। में से जब भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया जाता है तो ये नहीं मानेंगे हम लोग जो सेल कॉन्ट्रैक्ट जो था वह कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया, रिसेंड हो गया। वहां पे सेलर बायर जो है सो स्टील द राइट, उसके पास राइट है तो आस्क फॉर डिलीवरी बट पेमेंट। और अनपेड, यहाँ पे पूरी कहानी अनपेड सेलर की है, मीन्स पैसा नहीं मिला इसीलिए इतने प्रोविजंस पढ़ने पड़ रहे हैं। तो बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी। राइट ऑफ रीसेल, सिंपल सी बात है, पैसा नहीं मिलेगा तो आप माल को बेच सकते हैं, दूसरे को बेच दीजिए। तो राइट ऑफ रीसेल क्या है? एक बहुत वैल्यूएबल राइट है अनपेड सेलर को, और in the absence of this right, unpaid seller other right against the goods that the lien and stoppage in transit would not have been of much use because these rights only entitle the unpaid seller to retain। मान लीजिए अगर बोल राइट ऑफ रीसेल नहीं होता और स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोलता सिर्फ या रिटेन बोलता, और फिर उस गुड्स को आप गोडाउन में परा के रखते, सरा के रखते, तो अनपेड सेलर को कोई लाभ नहीं होता। तो अनपेड सेलर को राइट ऑफ रीसेल दिया गया है, वो माल को पुनः रीसेल कर सकता है। क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है, बेच सकता है। कब कब किन कंडीशंस को पूरा करने के बाद बेच सकता है? रीसेल कर सकता है कंडीशंस पे, जब वह पेरिसेबल नेचर का है, तो इनकेस बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, बायर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पेरिसेबल नेचर का है और पैसा नहीं मिला है और हम रिटेन करते हैं, मीन्स लीन करते हैं या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते हैं, अंडर दोनों कंडीशंस हम विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द बायर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जहां पे पेरिसेबल नेचर का नहीं है तो वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। If after the receipt of such notice the buyer fails to the reasonable time to pay to the tender price, the seller may resell the goods। जब राइट ऑफ लीन आप करते हैं या स्टॉपेज, आप नोटिस दो, नोटिस का जवाब नहीं देता है मतलब टेंडर ऑफ प्राइस नहीं करता है, तो सेलर इज ऑल्सो इंटाइटल टू, तो इस केस में वो बेच सकता है, रिसेल कर सकता है। एंड सेलर ऑल्सो इंटाइटल है रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज डैमेज। अगर इन द मेन टाइम कोई अगर मीन्स सपोज 1 लाख का माल था, 1 लाख में बेचा गया था और 1 लाख का पेमेंट आना था, और क्या हुआ, मान लीजिए गुड्स पेमेंट जो है सो चेक बाउंस कर गया, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हुआ और इस गुड्स को सेल बिक्री किया गया।
किसके द्वारा? अनपेड सेलर के द्वारा। अब यह माल ड्यू टू एनी अदर रीजन उसका, और इसीलिए वो पेमेंट वो बाउंस कराया। अब मार्केट में उसका रेट हो गया 80,000, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था। तो 20,000 का जो डिफरेंस है कौन बियर करेगा? सेलर या बायर? कौन बाय बियर करेगा? कौन करेगा? जल्दी जवाब बोलिए। सर जो बायर था उससे करेगा। बिल्कुल ओरिजिनल बायर, बिकॉज ओनरशिप उसके पास था, ओनरशिप उसके पास था, तो जो कुछ भी डैमेज हुआ तो ओरिजिनल बायर को बियर करना पड़ेगा। ओरिजिनल बायर लिखा हुआ भी है। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को प्लीज अपनी किताब पे। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा टी पी ले रहे हैं। अस्सी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 80,000 में वह सेल किया दूसरे को, थर्ड पार्टी को। अब 20,000 डैमेज जो है सो ओरिजिनल बायर को बियर करना पड़ेगा। और तीसरी बात बोल रहा है, बहुत ही अच्छी बात बोल रहा है, रिटेन द प्रॉफिट इफ द रिसेल प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अरे अगर कम पड़ गया तो ले लो ओरिजिनल बायर से, और ज्यादा आ गया तो मत दो। एकदम फंडामेंटल बात है भाई, दुनियादारी वाली बात है। हम लोग तो यही करते हैं जीवन में, कुछ बुरा हो गया तो ले लो, कुछ अच्छा हो गया तो नाम मत लो। इसको दिमाग में रखिएगा। मीन्स अगर एक्सेस प्रॉफिट आ गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा तो रिटेन करेगा दी प्रॉफिट, बिकॉज गलती किसकी है? गलती किसकी है? बायर की है ना। यस सर। एक और बहुत बोल रहा है यहाँ पे, नोटिस की बात कर रहा है। अगर नोटिस नहीं दिया है तो सेलर कैन रिकवर डैमेज एंड रिटेन द प्रॉफिट्स ओनली व्हेन द गुड्स आर रिसोल्ड आफ्टर गिविंग नोटिस। ए वाला केस में नोटिस देना होगा, अगर आप बेच रहे हो तो नोटिस देके बेचो। इफ द गुड्स आर रिसोल्ड बाय द सेलर विदाउट गिविंग एनी नोटिस, तो बायर जो है सो लॉस जो हुआ वो रिकवर नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। आप सामने वाले को बता भी नहीं रहे, मान लीजिए किसी टेक्निकल वजह से वो पेमेंट बाउंस कर गया, चेक डिजोनर कर गया, होता है कभी कभी अकाउंट में पैसा होता है, तो आप एक बार इंटीमेट कीजिए बायर को, भैया देखिए आपका पेमेंट नहीं आया है और हम माल नहीं डिलीवर करेंगे, आप पेमेंट इमीडिएटली मेरे को कराइए। तब भी वो नहीं करता है, तब कॉन्ट्रैक्ट की जो इन्फोर्सेबिलिटी है वो चालू हो जाती है। अगर इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन रिसेल ही मस्ट रिटर्न इट टू द ओरिजिनल बायर। अगर बिना नोटिस का भी अगर आप माल बेच देते हैं तो उस कंडीशंस में कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप इसका मतलब आप इंटेंशनल ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में बदमाशी है एज ए सेलर, अनपेड सेलर। जानबूझ के आप ऐसा कुछ किए टेक्निकली जो अनपेड होके, और देखिए माल जो 1 लाख का माल था वो मार्केट में 1.5 लाख का हो गया, तो आप करेंगे ही कुछ ऐसा। तो इसलिए नोटिस होना चाहिए किसको? ओरिजिनल बायर को। और नोटिस नहीं दिए हैं तो जो प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस हुआ है, वो आप नहीं रख सकते हैं। अनपेड सेलर नहीं रख सकता है, ही कैन नॉट कीप। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट सिंपल लॉजिक में बना हुआ है। हम लोग लाइफ में 50% तो ऐसे ही जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। जब अनपेड सेलर जिसने एक्सरसाइज किया है राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल जब करता है तो सब्सिक्वेंट जो बायर होता है एक्वायर्स करता है गुड टाइटल। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अनपेड सेलर वाले केस में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाया रहता है, तो क्या सेकंड मान लीजिए सेलर है अनपेड सेलर, वह दे सकता है? कानून बोलता है
हाँ, बेटर टाइटल दे सकता है। अनपेड सेलर कैन गिव बेटर टाइटल as against the original buyer, despite the fact the notice of resale has not been given। अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करता है resale by the seller, her right of resale is expressly reserved in the contract। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सेल का, उसमें राइट ऑफ रिसेल जो है सो रिजर्व रखा गया है। कौन करेगा? तो समटाइम्स यह एक्सप्रेस होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर दैट in case the buyer makes default in payment, the seller will resell the goods to some other persons। In such a case, the seller is said to have reserved the right of resale। इस यहाँ पे अनपेड सेलर के पास ही राइट है रिसेल करने का, और ही में रिसेल द गुड्स ऑन बायर्स डिफॉल्ट। सिंपल सी बात है, अनपेड सेलर में गुड्स सेल किया जाएगा या राइट ऑफ लीन लगेगा बायर के डिफॉल्ट होने पे ही लगेगा। मतलब किसका डिफॉल्ट? बायर का डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किस तरह का हो सकता है? प्राइस का हो सकता है। सिंपल, पूरी अनपेड सेलर की कहानी इसी पे है। राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज, डिफॉल्ट ऑफ बायर, और डिफॉल्ट ऑफ बायर क्या हो सकता है? प्राइस का। प्राइस या तो एक्चुअल जो टाइम कैश सेल हुआ तो, और नहीं तो कंडीशनल पेमेंट था। एंड जब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन नहीं करता है तो withholding डिलीवरी ऑफ गुड्स, द राइट इज सिमिलर टू लीव। मतलब माल जो है उसको रिटेन करके रख लेना, विथ होल्ड कर लेना। यहाँ पे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, तो ये राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर तो पहला था गुड्स के। अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब गुड्स पे लीन लगेगा या पोजीशंस लगेगा। अनपेड सेलर कैन इन्फोर्स certain rights against the goods as well as against the buyer personally। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर कब आता है? तो राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर इज पर्सनली कॉल्ड एज राइट इन पर्सन। इसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। मीन्स किसी खास व्यक्ति के अगेंस्ट जब राइट मिलता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट राइट मिलता है, तो इसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम एक लैटिन वर्ड है, एक दूसरा तो जस्ट इन रेम। जब राइट्स वर्ल्ड अगेंस्ट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में राइट मिलता है मतलब एनी वन की, तो उसको बोलते हैं जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम है, राइट इन पर्सन, सूट फॉर प्राइस। ये हम जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक केस लॉ पढ़ रहे थे, जो याद आया कहां पे पढ़ रहे थे? कौन सा केस लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक ऑफर में। स्पेसिफिक ऑफर में, एकदम गुड। स्पेसिफिक ऑफर में केस कौन सा था? केस लॉ क्या था? बोल्टन वर्सेस जॉनसन। बोल्टन वर्सेस जॉर्ज। यस। तो देखिए नॉलेज क्या है ना, लिंक करने की चीज है। जितना लिंक करते रहेंगे उतना सूट फॉर प्राइस। तो अनपेड सेलर बायर के अगर, तो राइट क्या मिलेगा उसको? पहला सूट फॉर प्राइस, भैया पैसा दो मेरे को।
तो where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, तो सेलर क्या करेगा? sue for price करेगा, sue for price as per the terms of the contract, और प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन हो गया है. Under contract of sale, price is payable on a certain day, on a day certain irrespective of delivery, and buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price. तो सेलर भी यहां भी करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड एंड द गुड्स हैज नॉट बीन एप्रोप्रिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट. तो दी सेलर में सू फॉर प्राइस ऑल द प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्योंकि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो भैया आप इस डेट को पैसा दोगे. सिंपल सी बात है, जब कोई हम ऑल दो बिल्डिंग खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो वहां पे एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10%, फिर 5%, फिर इस तरह से वो लिखा हुआ रहता है. पोजीशन तो आपको देना है, पोजीशन तो आपको देगा कंप्लीशन पे, बट एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो इतना पेमेंट, इतना एरिया कंस्ट्रक्शन तो फिर इतना पेमेंट, बिल्डअप एरिया ये हो जाएगा तो ये पेमेंट. तो उस टर्म्स ऑफ उसके हिसाब से जो है सो डिलीवरी हुआ है नहीं हुआ है वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन पेमेंट जो है सो करना, सू किया जा सकता है. सू फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. आपने मान लीजिए माल को भेजा, मतलब अनपेड सेलर ने माल को भेजा बट बायर ने नहीं लिया, रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर दिया है, तो उस केस में आपको डैमेज, मान लीजिए रास्ते का भाड़ा का खर्चा हो सकता है, या गुड्स डैमेज हो गया, वापस लाने तक परेशानी हो गई, तो इस कंडीशंस में भी सेलर जो है सो सू करेगा फॉर डैमेज. रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. जी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, पेमेंट नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे? हम रिप्यूडिएट कर देंगे. Where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded and sue for damage. Suit for interest. जब स्पेसिफिक एग्रीमेंट है सेलर एंड बायर के बीच में, इंटरेस्ट मान लीजिए पेमेंट में लेट होता है, जो ड्यू डेट है उस डेट पे पेमेंट बिकम्स ड्यू और फिर भी पेमेंट नहीं आता है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर. अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डेट एज ही मे नोटिफाई टू द बायर. In the absence of contract to the contrary, the court may award interest to the seller in a suit by him at such rate as it thinks fit. वह जो नॉर्मल बैंकिंग रेट होता है उस पीरियड का, वह जो है सो कोर्ट अलाउ करेगी. रिमेडीज क्या मिल सकता है? रिमेडीज ऑफ बायर. अभी तक हम लोग क्या था, सेलर के बारे में बात कर रहे थे, सेलर को क्या क्या राइट्स है. अब बायर को अगर तकलीफ होता है तो क्या होगा? रिमेडीज भी है बायर को अगेंस्ट द सेलर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है और बायर जो है, सेलर जो है सो डिलीवरी देने से मना कर दिया है, फेल्स टू डिलीवर हो गया. कारण हो सकता है प्राइस का इजाफा होना, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर where he fails to deliver the goods at the time or in manner prescribed. पहली बात, सेलर फेल कर रहा है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, जहां पे सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर, रिप्यूडिएट्स कर रहा है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, जहां पे डिलीवर कर रहा है गुड्स नॉन कंफर्मिंग गुड्स, मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शंस, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, नॉट अकॉर्डिंग टू जो क्वालिटी होना चाहिए था, जो कस्टम है उसके हिसाब से नहीं किया गया. तो अब बायर के पास क्या रेमेडी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अगर सेलर कमिट्स करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बायर के पास ये राइट्स मिलता है.
डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, गुड्स अगर नहीं हुआ है, उससे जो डैमेज हुआ, मान लीजिए 1 लाख की बात करते हैं, 1 लाख दाम था और मार्केट में क्या हो गया, सपोज उसकी दाम बढ़ गई 1,20,000 हो गया, तो उससे उसको नुकसान हुआ 20,000 का, क्योंकि समय पे वो डैमेज मतलब डिलीवरी नहीं दिया, तो डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कभी कभी कोर्ट को सूट फाइल किया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए। हम कोई ऐसा एंट्री परचेज करना चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की, मान लीजिए सचिन का बल्ला, और सचिन का बल्ला वो लास्ट मैच का था, तो हम जानते हैं डैमेज ये तो सफिशिएंट नहीं है, हमको तो वही बल्ला चाहिए, तो हम कोर्ट को बोलेंगे मिलॉर्ड कुछ ऐसा करो, वही का वही बल्ला मेरे को दिलवा दो, राइट्स ऑफ बायर है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, तो सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी करने का मतलब क्या, वारंटी क्या होते हैं, मीन्स कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए डिफेक्टिव है, तो उस केस में सूट फाइल कर सकते हो। एंड सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, अभी वो ब्रीच हुआ नहीं है, आपको लग रहा है जो ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, तो ये राइट्स ऑफ बायर था। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, जब सेलर wrongfully neglects और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो बायर क्या करेगा, सू करेगा सेलर फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। यहाँ पे एग्जांपल, ए क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, एग्री टू सेल 100 पेयर्स ऑफ शूज टू बी एट द रेट ऑफ 1,050 पर पेयर, और ये जानता है बी वांटेड द शूज फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर रीसेलिंग देम टू सी एट द रेट ऑफ 1,100 पर पेयर। ड्यू डेट जब आया तो ए फेल टू डिलीवर द शूज टू बी, इन कंसिक्वेंस बी कुड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको नुकसान हो गया पर पेयर 50 रुपीज, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो बी कैन रिकवर डैमेज फ्रॉम ए एट द रेट ऑफ 50 पर पेयर, तो इसके लिए बात कर सकता है डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेयर द सेलर कमिट्स of breach of a contract of sale, the buyer can appeal to the court for a specific performance, और कोर्ट ऑर्डर करता है वैल्यू व्हेन द गुड्स आर ऑफ ए सर्टेन और स्पेसिफिक होगा। रेयर पेंटिंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोला ए एग्री टू सेल रेयर पेंटिंग, जो पेंटिंग पुनः मिल नहीं सकता है, वो मुगल पीरियड का है, एंड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी पे ए रिफ्यूज टू सेल, तो बी फाइल करेगा, मैं फाइल सूट अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल ए टू परफॉर्म, कंपेल करने के लिए मतलब उसको इन्फोर्स कीजिए, कोर्ट को बोलेगा ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे को डिलीवरी दिलवाइए पेंटिंग बी एट एग्रीड प्राइस, क्योंकि वो रेयर पेंटिंग मुगल पीरियड का दूसरा नहीं हो सकता है। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, ये राइट किसका है, बायर का है। ब्रीच ऑफ वारंटी, जब ब्रीच ऑफ वारंटी होता है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ ए कंडीशंस एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, जी ब्रीच ऑफ कंडीशंस भी हो सकता है, लेकिन बायर बोलते नहीं हम ब्रीच ऑफ वारंटी ले लेंगे, द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, ब्रीच ऑफ वारंटी में रिजेक्शंस नहीं होता है, रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ही में set up against the seller the breach of warranty in diminutions or extensions of the price, and set up against the seller the breach of warranty in diminutions means price को घटाना, extensions of the price, and sue for seller for damage for breach of warranty, breach of warranty हुआ है तो damage, repudiations of contract before due date, जब either party to a contract of sale कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट्स करता है
बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी तो अदर पार्टी क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग, पहले भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, subsisting and wait till the date of delivery. He may treat the contract as rescinded and sue for damage for the breach. Suit for interest. अगर right of seller या buyer to recover the interest or special damage in any case where by law interest or special damage may be recoverable. जब कानूनन बोलता है रिकवरेबल है, और टू रिकवर द मनी पेड वेयर द कंसीडरेशंस फॉर पेमेंट ऑफ इट हैज पेड। सपोज बायर ने एडवांस पेमेंट कर दिया है और 2 महीने के बाद उसको मालूम चलता है डिलीवरी ऑफ गुड्स मेरे को नहीं होना है, तो और बायर ने वो बैंक से फाइनेंस करके वो मशीनरी के लिए फैक्ट्री में मशीन लगाने के लिए किया था, तो दे हैव राइट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज वो टर्म्स में लिखा ही हुआ रहेगा। जो अगर सेलर जो है फेल करता है टू गिव द डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट, तो बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेस्ट। ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन सेल, सेक्शन 64। ऑक्शन सेल एक मोड है सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स। इसमें बिड दिया जाता है। बिड क्या होता है? बोली लगाई जाती है पब्लिकली, एंड द प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे ऊंचा बोली लगाता है उसी को बेचा जाता है। एंड जो ऑक्शनर होता है, एजेंट होता है, गवर्न बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। जो बोली लगाता है वह ऑक्शनर क्या होता है? एक एजेंट होता है। किसका? जो सामान का मालिक है उसका। जनरली बैंक वाले केस में जो प्रॉपर्टी नीलामी होती है, इसका सिंपल मीनिंग है नीलामी। तो नीलामी के लिए बैंक क्या करता है? एक एजेंट को अपॉइंट करता है जो उसके ब्याह में बोली लगाता है गुड्स का। When he sells, he is only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. अगर कोई खुद की प्रॉपर्टी है फिर भी वो एज ए प्रिंसिपल उस माल को बेच सकता है। अब रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल्स क्या है? जब गुड्स लॉट में है, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। लॉट करने का मतलब होता है मीन्स बहुत सारे सामान है तो टुकड़ों टुकड़ों में सामान को रखा गया, लॉट में रखा गया है। When goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be subject of a contract of sale, separate contract of sale. Suppose एक भरी ट्रक है जो अंगूर ग्रेप्स के डब्बों से भरी हुई, ग्रेप्स के कार्टून से, और उसको अनलोडिंग करके 10-10 का लॉट बनाया जाता है और बेचा जाता है। तो 10 का जो लॉट है, 10 की जो ग्रेप्स की कार्टन है, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो राइट ऑफ एक्शंस। अब बोलता है कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये जो ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होता है? द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस करता है इट्स कंटेम्पलेशंस बाय फॉल ऑफ हैमर। मिस कैसे सेल कंप्लीट कैसे होगा? जब जो बोली लगाने वाला है, जो ऑक्शनर है, जो ऑक्शन कर रहा है, वह बोली लगाता है। मिस एक बोली लगाने वाला होता है एंड दूसरा ऑक्शनर होता है। तो जैसे ही फॉल ऑफ हैमर ऑक्शनर कर देगा तो सेल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, फॉल ऑफ हैमर से पहले जिसने बोली लगाया है उसको वापस ले सकता है। राइट टू बी बेड में भी रिजर्व, मीन्स बोली लगाने का जो राइट है यह रिजर्व किया जा सकता है एक्सप्रेसली बाय और ऑन हिज बिहाफ ऑफ द सेलर। And where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any person on his behalf may bid at the auctions. इसका मतलब क्या होता है? सेलर कभी कभी प्राइस को बढ़ाने के लिए अक्सर
अपना आदमी भेजता है, सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बीट आउट द ऑक्शंस, वो बोली लगाएगा प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो अगर राइट टू बीट में भी रिजर्व, यही बोल रहे हैं। बोल रहा है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, where the sale is not notified by the seller, जब सेलर जो है सो where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any persons to bid at such sale.